चैप्टर 116। अब आगे। वशिष्ठ मेंशन। रात गहराती जा रही थी। वशिष्ठ मेंशन में हर कमरे की बत्तियां बुझ चुकी थी। मिष्टी अब तक अपने कमरे में नहीं गई थी। वो जानबूझकर सोना के सामने आने से बच रही थी। दिन भर खुद को संभाले रखा था, लेकिन रात तो डर और अपराध बोध की होती है। उधर सोना अंश के पास सो रही थी। अचानक देर रात उसकी आंख खुल गई। गला सूखा था, सीने में हल्की सी घबराहट। वो धीरे से बिस्तर से उठी। अंश को बिना जगाए पानी पीने किचन की ओर बढ़ गई। किचन में हल्की सी डिम लाइट जल रही थी। सोना जैसे ही अंदर पहुंची, वो ठिठक गई। डाइनिंग काउंटर के पास मिष्टी बैठी थी, प्लेट सामने रखी थी और वो बेफिक्री से चुपके चुपके खाना खा रही थी। सोना वहीं रुक गई। उसकी नजर मिष्टी के चेहरे पर टिक गई। एकटक, बिना पलक झपकाए। मिष्टी को पता ही नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। और तभी सोना के सिर में कुछ धुंधला सा उभरा, जैसे किसी ने बीते हुए वक्त का दरवाजा जोर से खोल दिया हो। फ्लैशबैक। 9 साल की सोना डर के मारे कांप रही थी। वो अपनी माँ के पीछे छुपी हुई थी, एक सुनसान जगह, चारों तरफ अंधेरा। उन दोनों माँ बेटी को कुछ गुंडों ने घेर रखा था। थोड़ी दूरी पर काली गाड़ियां खड़ी थीं। सोना की माँ उसे पीछे ढाल बनाकर खुद आगे खड़ी थी। मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उन गुंडों को चीरते हुए एक लेडी आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था। सोना ने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल धप, पत्थर सीधे उसकी माँ के सिर पर लगा। खून, चीख और जमीन पर गिरता हुआ शरीर। सोना की चीख गले में ही अटक गई। और जैसे ही उसने आंखें खोलकर उस औरत का चेहरा देखा, वर्तमान सोना का शरीर सिहर उठा। उसकी सांस तेज हो गई। किचन में बैठी मिष्टी का चेहरा उस याद में स्पष्ट हो चुका था। वो औरत मिष्टी थी। सोना की आंखें खुली की खुली रह गईं। हाथ कांपने लगे। उसके होठों से बस एक टूटा हुआ सा शब्द निकला, मिष्टी। मिष्टी चौंक गई। उसने सिर उठाया और जैसे ही सोना की आंखों में वो पहचान, वो डर, वो सच्चाई देखी, उसके हाथ से चम्मच छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। क्षण। वशिष्ठ मेंशन की उस शांत रात में सिर्फ चम्मच की आवाज नहीं गिरी थी, सालों से दबी एक सच्चाई जमीन पर आ चुकी थी। सोना की चीख पूरे वशिष्ठ मेंशन को चीर गई। नहीं, नहीं, दूर रहो। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, जैसे किसी ने उसे फिर उसी अंधेरे में धकेल दिया हो। अगले ही पल अंश दौड़ता हुआ आया। उसने बिना कुछ सोचे सोना को अपनी बाहों में भर लिया। सोना, सोना, मैं हूं, देखो मुझे, कुछ नहीं होगा। वो उसे कसकर पकड़े हुए था, लेकिन सोना का शरीर उसकी पकड़ में भी कांप रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर देख नहीं रही थीं। हाथ हवा में झटक रहे थे, जैसे किसी से बचना चाह रही हो। वो माँ। उसके होंठ थरथरा रहे थे। शोर सुनकर अन्वी, विराज, वेद, देविका, शुभ सब दौड़ते हुए आ गए। किचन का दृश्य देखते ही सब सन रह गए। फर्श पर गिरी चम्मच, मिष्टी का सफेद पड़ा चेहरा और अंश की बाहों में टूटती हुई सोना। क्या हुआ? अन्वी की आवाज कांप गई। मिष्टी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके होंठ खुले, पर शब्द बाहर नहीं आए। अचानक सोना का शरीर ढीला पड़ गया। उसका सिर अंश की छाती पर गिर गया। सोना, अंश की आवाज फट गई। वो बेहोश हो चुकी थी। पल भर में सब हरकत में आ गए। कुछ देर बाद वो सभी सोना को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। इमरजेंसी वार्ड की सफेद रोशनी, सबके चेहरों पर डर और बेचैनी साफ दिखा रही थी। स्ट्रेचर पर लेटी सोना बेहद शांत लग रही थी, लेकिन वो शांति डरावनी थी। निशी तेज कदमों से आई। उसने सोना को देखा तो पल भर के लिए उसका चेहरा सख्त हो गया। इसे क्या हुआ? उसने प्रोफेशनल लहजे में पूछा। पैनिक अटैक और अचानक बेहोश। अंश की आवाज भर्रा गई। निशी ने बिना समय गंवाए सोना की जांच शुरू की। नाड़ी, ब्लड प्रेशर, प्यूपिल रिफ्लेक्स, सब कुछ बहुत ध्यान से। उसने सोना की पलकें उठाई, फिर उसकी कलाई पर हाथ रखा। फिजिकली स्टेबल है, निशी ने कहा, लेकिन मेंटली। वो पल भर रुकी। इसे बहुत गहरा ट्रिगर लगा है। अंश की सांस अटक गई। मतलब? निशी ने गंभीर नजरों से सबकी तरफ देखा। कोई ऐसी याद जो सालों से दबाई गई थी, आज अचानक पूरी तरह उभर आए है।
बाहर खड़ी मिष्ठी ये सब सुनकर दीवार का सहारा लेकर धीरे से बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब ये सब कैसे रोकेगा कोई। हॉस्पिटल की उस ठंडी रात में एक जिंदगी फिर से अपने सबसे डरावने सच से टकरा चुकी थी। सारांश का वार्ड आईसीयू में हल्की हल्की बीप करती मशीनों की आवाज गूंज रही थी। सफेद रोशनी, दवाइयों की तीखी गंध और हर पल सांसों को गिनती हुई खामोशी, यही जिंदगी और मौत के बीच की जगह होती है। सारांश की उंगलियां जरा सी हिली। मॉनिटर की बीप अचानक तेज हुई। नर्स ने स्क्रीन की ओर देखा। डॉक्टर, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर आगे आए। मिस्टर सारांश, मेरी आवाज सुन रहे हो? सारांश की पलकों के नीचे हलचल हुई, जैसे कोई बहुत गहरी नींद से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। धीरे, बहुत धीरे उसने आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था। सफेद छत, रोशनियां, और फिर एक चेहरा, अंशी। उसकी आंखें लाल थीं, गालों पर सूखे आंसुओं की लकीरें, और होंठ जो कांप रहे थे। सारांश, उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, जैसे डरती हो कि कहीं आवाज ज्यादा तेज हुई तो वो फिर खो न जाए। सारांश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन गला सूख गया था। उसने बस अपनी उंगलियां हिलाईं। अंशी ने झट से उसका हाथ थाम लिया। मैं यही हूँ, वो रोते हुए बोली। कहीं नहीं गई, तुमने सुना ना? उसका हाथ कांप रहा था। सारांश की आंखों में एक पल को हैरानी आई, फिर दर्द, फिर अपराध बोध। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम क्यों आई? अंशी हंसी भी और रोई भी। अब भी यही सवाल। उसने उसके हाथ को अपने गाल से लगा लिया। तुम जिंदा हो, यही काफी है। डॉक्टर ने पास आकर कहा, आप बहुत लकी हैं। चाकू कुछ मिलीमीटर और अंदर जाता तो। अंशी की सांस अटक गई। डॉक्टर ने बात पूरी नहीं की। जरूरत भी नहीं थी। सारांश ने अंशी की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था। मैंने कहा था, मुझसे दूर रहो, उसने थके हुए स्वर में कहा। अंशी झुककर उसके पास आई। उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखा। और मैंने कहा था, मैं डर कर पीछे नहीं हटती। एक पल को आईसीयू में सब कुछ थम गया। बीप, बीप। सारांश की आंखों से एक आंसू फिसलकर तकिए में समा गया। अगर मुझे कुछ हो जाता। उसकी आवाज टूट गई। अंशी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। तो मैं जी ही नहीं पाती, उसने बिना सोचे कह दिया। सारांश की पलकों ने कांपते हुए उस सच को स्वीकार किया, जिससे वो अब तक भागता रहा था। बाहर आईसीयू के शीशे के उस पार आदि खड़ा था, एक अफसर नहीं, बस एक पिता। उसने राहत की सांस ली। चैप्टर 117। अब आगे। आईसीयू के बाहर की कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सफेद दीवारें, ठंडी रोशनी और हर कुछ सेकंड में आती जाती नर्सों के कदमों की आवाज, सब कुछ जैसे सांस रोककर खड़ा था। मुंबई से आए मिस्टर और मिसेज मेहता वहीं खड़े थे। मिस्टर मेहता की आंखें थकी हुई थीं, पर उनसे ज्यादा थका हुआ था उनका दिल। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी की ओर देखा। वही पत्नी जो कभी ऑपरेशन थिएटर में मौत से लड़ने वाली सबसे मजबूत डॉक्टर हुआ करती थी, और आज अपने ही बेटे के वार्ड के बाहर एक बेबस मां बनकर खड़ी थी। मिस्टर मेहता ने भारी आवाज में कहा, हम अपनी बेटी खो चुके हैं। उनके शब्द हवा में जैसे कांप गए। अब अगर बेटे को भी खो दें, तो क्या तुम सह पाओगी? मिसेज मेहता की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। मिस्टर मेहता आगे बोले, आज सारांश की ये हालत शायद हमारे ही कारण है। उन्होंने आईसीयू के दरवाजे की ओर देखा। जिस माफिया का भाई मरा था, वो सारांश के इलाज के दौरान नहीं मरा था। उनकी आवाज और धीमी हो गई। वो तुम्हारे इलाज के दौरान मरा था। मिसेज मेहता की पलकों से आंसू फिसल गया। डॉक्टर भगवान नहीं होते, मिस्टर मेहता ने भर्राए गले से कहा। वो बस अपनी पूरी कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं भी तुमसे नाराज हो सकता था। अगर तुमने शैलजा के भाई को बचा लिया होता, तो शायद आज मेरा बेटा यहाँ आईसीयू में न होता। वो रुके कुछ सेकंड, शायद खुद को संभालने के लिए। लेकिन अब बीती बातें भूल जाओ, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। भूल जाओ कि हमारी बेटी हमारे बेटे के हाथों मरी थी। मिसेज मेहता ने झट से उनकी ओर देखा। उसने इलाज किया था। मिस्टर मेहता बोले, मारा नहीं था। इतना कहकर वो आईसीयू के अंदर चले गए। मिसेज मेहता वहीं रुक गईं, दरवाजे के बाहर खड़े खड़े। वो शीशे के उस पार अपने बेटे को देखती रहीं। सारांश सफेद चादर में लिपटा, कमजोर पर जिंदा, और उसके पास अंशी। अंशी चुपचाप फ्रूट्स काट रही थी।
उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर हिम्मत थी। कुछ देर बाद मिसेज मेहता ने भी धीरे धीरे कदम बढ़ाए और वार्ड के अंदर आ गईं। अंशी ने उन्हें देखा तो तुरंत खड़ी हो गई। आंटी, उसकी आवाज में सम्मान भी था और डर भी। मिसेज मेहता ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपने बेटे के पास गईं। सारांश ने आंखें खोलीं और सामने अपनी माँ को देखा। एक पल के लिए वो बच्चा बन गया। मॉम, बहुत धीमी आवाज में मिसेज मेहता की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से उसका माथा छुआ। मैं यही हूँ, उन्होंने भर्राए आवाज में कहा। कहीं नहीं गई। सारांश की आंखों से आंसू निकल आए। अंशी चुपचाप पीछे हट गई, उन्हें माँ बेटे का वो पल दे देने के लिए। मिसेज मेहता ने सारांश की ओर देखते हुए कहा, तुमने किसी को नहीं मारा बेटा। उनके शब्द उसके दिल पर पड़े बोझ को थोड़ा हल्का कर गए। उस पल सारांश की सांसें पहली बार सुकून से चली और अंशी दरवाजे के पास खड़ी ये समझ चुकी थी, ये लड़ाई अब अकेले उसकी नहीं रही। सिद्धि का घर, पुलिस की गाड़ियों की आवाज दूर होती चली गई। पुराने घर के आंगन में अब बस खामोशी बची थी, ऐसी खामोशी जो तूफान के बाद आती है। ऋषि ने धीरे से अपना हाथ सिद्धि के सिर पर रखा। उसका स्पर्श सख्त नहीं था, पिता सा, जिम्मेदारी सा। आज जो हुआ, ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, ये हम दोनों के बीच ही रहेगा। सिद्धि ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। उस नजर में सवाल भी थे और थकान भी। रावल परिवार के साथ, ऋषि ने आगे कहा, एक नई शुरुआत करना। सिद्धि के होंठ कांप गए। नई शुरुआत? क्या वो इसके लायक है? ऋषि ने गहरी सांस ली। अगर तुम भी, उसकी आवाज भारी हो गई, मेरी तरह बदले की भावना बनाकर हमसे बदला लेती। वो एक पल रुका, तो सच सामने आने के बाद तुम्हें भी पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। सिद्धि की आंखों में आंसू तैर आए। ऋषि ने सीधी नजर से उसे देखा। मुझे माफी मिल गई थी, उसने स्वीकार किया, लेकिन शायद उसकी आवाज धीमी पड़ गई। तुम्हें सास माफ नहीं कर पाता। ये शब्द सिद्धि के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। सास का चेहरा, उसका भरोसा, उसकी मोहब्बत, उसका हमारा रिश्ता झूठ नहीं है, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। सिद्धि ने सिर झुका लिया, आंसू जमीन पर गिर पड़े। मैं, उसकी आवाज भर आई, अब बदला नहीं चाहती। ऋषि ने हल्का सा सिर हिलाया। तो फिर, उसने कहा, तुम सही रास्ते पर हो। पुराने घर का दरवाजा बंद हुआ, उसके साथ ही एक अंधेरा अध्याय भी बंद हो गया। सिद्धि जब बाहर निकली तो उसकी सांसें हल्की थीं। अब उसके पास न कोई साजिश थी, न कोई फाइल, बस एक जिम्मेदारी थी, सास के भरोसे को बचाने की और रावल परिवार के साथ एक सच्ची शुरुआत की। रावल मेंशन। सीढ़ियां उस रात कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। सिद्धि धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। कदम भारी थे, मन और भी भारी। उसका दिल अब भी पुराने घर की गूंज अपने भीतर समेटे था। अंकल के शब्द, ऋषि की चेतावनी और सास का भरोसा, सब एक साथ उलझे हुए। जैसे ही वो अपने कमरे की ओर मुड़ी, दी पीछे से आए वो आवाज सीधे उसके दिल में उतर गई। सिद्धि पलटी, सामने रिद्धि खड़ी थी। आंखों में नींद नहीं थी, डर था और एक अनकहा सवाल, बिना सवाल, बिना शिकायत। रिद्धि कुछ नहीं बोली, बस आगे बढ़ी और सिद्धि को जोर से गले लगा लिया। इतना जोर से, जैसे अगर छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। सिद्धि एक पल के लिए सख्त रह गई, फिर उसके भीतर का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे डर लग रहा था, रिद्धि। सिद्धि की आवाज कांप रही थी, कि शायद तुम सही थी और मैं गलत। रिद्धि ने उसकी पीठ थपथपाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में करती थी। मैं जानती थी, रिद्धि ने धीमे से कहा, कि आप बुरी नहीं हो सकती, दी। सिद्धि ने उसकी बाहों में सिर छुपा लिया। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसकी सिसकियां तेज हो गईं, बस सच जानना चाहती थी। रिद्धि ने उसे थोड़ा अलग किया। दोनों के आंसू अब भी बह रहे थे। दी, उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आप बदले का रास्ता चुन लेती तो मैं आपको खो देती। सिद्धि ने झट से उसका चेहरा थाम लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकती, रिद्धि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो फिर आपने सही चुना है। सिद्धि ने आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर की उलझन थोड़ी सी सुलझ गई है। दोनों बहनें वहीं खड़ी रहीं, एक दूसरे को थामे हुए। बाहर रात गहरी थी, लेकिन भीतर एक उजाला जन्म ले चुका था। चैप्टर 118। अब आगे। हॉस्पिटल में सुबह हो चुकी थी।
हॉस्पिटल की खिड़की से आती हल्की धूप कमरे की सफेद दीवारों पर फैल रही थी, लेकिन उस कमरे में वक्त जैसे ठहरा हुआ था। सोना को अब तक होश नहीं आया था। अंश पूरी रात उसके बैग के पास बैठा रहा था। उसकी उंगलियां सोना की उंगलियों में उलझी थीं, जैसे अगर उसने छोड़ा तो वो फिर कहीं खो जाएगी। करीब 10 बजे सोना की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। अंश ने तुरंत सिर उठाया। सोना। उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और डर भी। धीरे धीरे सोना ने अपनी आंखें खोली। कुछ पल तक वो छत को देखती रही। सफेद रोशनी, अजीब सी गंध और मशीनों की हल्की आवाज। फिर उसकी नजर सामने खड़े चेहरे पर पड़ी। अंश। एक सेकंड के लिए सब ठीक लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। उसकी सांस तेज हो गई। आंखों में पहचान नहीं, डर उतर आया, जैसे अंश नहीं, कोई और खड़ा हो। उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया। नहीं। उसके होंठ कांपने लगे। अंश का दिल जोर से धड़क उठा। सोना। मैं हूँ, अंश। तुम सेफ हो, हॉस्पिटल में हो। लेकिन सोना उसे सुन ही नहीं रही थी। उसकी आंखों में बीती रात की वो तस्वीरें फिर से तैरने लगी। मिष्टी का चेहरा, पत्थर और गिरती हुई माँ। सोना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मुझे मुझे मत छुओ। उसकी आवाज टूट रही थी। अंश वहीं खड़ा रह गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया, फिर रोक लिया, क्योंकि उस पल वो समझ चुका था। सोना ने होश तो पा लिया था, लेकिन उसका दिल अब भी उसी अंधेरे में फंसा हुआ था, जहां से उसे निकालना सबसे मुश्किल था। अंश ने खुद को संभाला और बहुत धीरे से सोना के पास बैठ गया। मैं यही हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लहजा थामे हुए था। काफी देर बाद सोना ने बोलना शुरू किया, टूटे हुए शब्दों में, रुक रुक कर। उसने सब बता दिया। 9 साल की वो रात, माँ के पीछे छुपना, गुंडे, और फिर मिष्टी का चेहरा, हाथ में पत्थर, और वो वार। अंश की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस सोना का सिर अपने सीने से लगा लिया। अब कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, उसने धीमे से कहा, जैसे खुद को भी यकीन दिला रहा हो। लेकिन दरवाजे पर शुभ खड़ा था। वो सब सुन चुका था। उसकी मुट्ठियां अपने आप कस गईं, जबड़े सख्त हो गए। आंखों में सिर्फ गुस्सा था, उबलता हुआ, अंधा कर देने वाला। एक पल भी रुके बिना वो मुड़ा और तेज कदमों से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। शुभ। अन्वी ने पुकारा। शुभ के चेहरे पर जो गुस्सा था, उसे देखकर अन्वी समझ गई, अगर वो नहीं गई तो कुछ बहुत गलत हो सकता है। वो भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। वशिष्ठ मेंशन घर के अंदर अजीब सी अफरा तफरी थी। मिष्टी अपने कमरे में जल्दी जल्दी बैग पैक कर रही थी। कपड़े, कुछ जरूरी कागज, हाथ कांप रहे थे। बस यहाँ से निकलना होगा, वो खुद से बुदबुदाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कहाँ भाग रही हो, मिष्टी? शुभ की आवाज बिजली की तरह उस पर गिरी। मिष्टी सन रह गई। वो पलटी। सामने शुभ खड़ा था, आंखों में आग लिए। अपने गुनाहों की सजा इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, शुभ ने दांत भींचकर कहा। वो तेजी से मिष्टी के करीब आया और गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? उसकी आवाज फट रही थी। मिष्टी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके होंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। शुभ, छोड़ो उसे। अन्वी दौड़कर आई और शुभ का हाथ मिष्टी के गले से हटाने की कोशिश करने लगी। ये सही तरीका नहीं है, अन्वी समझदारी दिखा बोली। सही। शुभ हंस पड़ा। वो हंसी डरावनी थी। मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मेरी बहन की हालत कैसी हो गई? तब कौन सा तरीका सही था? अन्वी अन्वी ने पूरी ताकत लगाई। शुभ, प्लीज, तुम ऐसे नहीं हो। कानून है, पुलिस है। शुभ की सांस भारी हो गई। एक पल के लिए उसकी पकड़ ढीली पड़ी। मिष्टी जमीन पर बैठ गई, टूटी हुई, डरी हुई। घर में सिर्फ सांसों की आवाज थी। और उस पल वशिष्ठ मेंशन में सबको ये समझ आ गया, अब ये कहानी चुपचाप नहीं सुलझने वाली। अब सच किसी न किसी को जला कर ही बाहर आने वाला था। कुछ ही देर में सायरन की आवाज वशिष्ठ मेंशन की दीवारों से टकराई। पुलिस आ चुकी थी। मिष्टी को हथकड़ी पहनाई गई। उसके चेहरे पर अब न चालाकी थी, न ही भागने की हिम्मत, बस एक खालीपन था। जब पुलिस उसे बाहर ले जा रही थी,
उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, शुभ की तरफ, लेकिन शुभ ने नजर तक नहीं मिलाई। उसके लिए वो औरत अब सिर्फ एक अपराधी थी, वो जिसने एक माँ छीन ली थी और एक बच्ची की जिंदगी हमेशा के लिए तोड़ दी थी। दरवाजा बंद हुआ, मिष्टी चली गई और उसके साथ सालों से दबा हुआ जहर भी बाहर निकल गया। कमरे में अचानक सब कुछ बहुत शांत हो गया। शुभ अब भी वहीं खड़ा था, जकड़ा हुआ, टूटा हुआ। अन्वी धीरे धीरे उसके पास आई। बिना कुछ कहे उसने आगे बढ़कर शुभ को गले लगा लिया और वही एक स्पर्श शुभ के लिए आखिरी सहारा बन गया। वो टूट गया पूरी तरह। उसकी सिसकियां उसकी छाती से निकलकर अन्वी के कंधे में डूब गईं। माँ। उसके मुंह से बच्चे की तरह एक ही शब्द निकला। उसकी आवाज में वो दर्द था जो सालों से अंदर ही अंदर पल रहा था। उसने उसने मेरी माँ छीन ली, शुभ रोते हुए बोला, जैसे आज पहली बार उसने ये बात खुद से मानी हो। अन्वी ने उसके सिर पर हाथ रखा, उंगलियां उसके बालों में धीरे धीरे चलती रहीं। रो लो। अन्वी की आंखें भी भर आईं। आज रो लो, आज तुम सिर्फ एक बेटा हो। शुभ की सिसकियां और तेज हो गईं। वो कोई गुस्सैल आदमी नहीं था, वो कोई बदला लेने वाला नहीं था। वो सिर्फ अपनी माँ को याद करता हुआ एक टूटा हुआ बच्चा था। और उस पल वशिष्ठ मेंशन में इंसाफ की शुरुआत हथकड़ियों से नहीं, एक बेटे के आंसुओं से हुई।